हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच इससे पहले वीडियो पार्ट 1 में आप लोगों को फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बताया था। आज मैं उसी सिलेबस के अनुसार पहला यूनिट का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला यूनिट आपको मैंने बताया था, पहला यूनिट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, जो कि हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यहाँ डिफाइन मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं, लिखे हैं। भौतिक की वह शाखा जिसमें आवेश यानी चार्ज के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी साफ स्पष्ट रूप से स्पष्ट है यहाँ कि हम इस अध्याय में आवेश चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चार्ज, यानी कि आवेश से आप क्या समझते हैं। इसकी परिभाषा जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आवेश का खोज सबसे पहले किन्होंने किया था और कैसे इसका पता लगाया गया था मैं बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आवेश का पता लगाने वाले थे वैज्ञानिक यूनान के एक दार्शनिक थे। कहाँ के? यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। यूनान के दार्शनिक जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने ईसा से लगभग 600 ईस्वी पूर्व आवेश का पता लगाया। इन्होंने स्पष्ट किया कि जब किसी एम्बर के छड़ को बिल्ली के खाल या किसी के खाल पे रगड़ा जाता है तो उसमें किसी वस्तु या कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इन्होंने बताया कि जब हम दो वस्तु को किसी रगड़ते हैं और तो उसमें किसी छोटे वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही पता लगाया था। यूनान के दार्शनिक थे थेल्स, जिन्होंने एम्बर के छड़ को बिल्ली के खाल पे रगड़ा तो उसने स्पष्ट किया कि वहाँ पे जब रगड़ते हैं तो एक वस्तु पे क्या होता है, आकर्षित, किसी छोटे वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसके बाद इंग्लैंड के महारानी 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के महारानी के चिकित्सक का नाम था गिलबर्ट। चिकित्सक का नाम था गिलबर्ट। इन्होंने भी स्पष्ट किया कि जब दो वस्तु को एक दूसरे पे रगड़ा जाता है तो उसमें किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इन्होंने क्या किया था, गिलबर्ट ने एबोनाइड के छड़ को रगड़ा था बिल्ली खाल पे तो उसमें भी किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ गया था। इन्होंने भी स्पष्ट किया कि जब दो वस्तु को एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु में किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसके बाद यही खोज हुआ आवेश का, इस तरह से पता चला था। तो इसके बाद आवेश जब दो वस्तु को एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे थॉमस ब्राउन। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन ने घर्षण के पश्चात, जैसे दो वस्तु को रगड़ते हैं यानी घर्षण होता है, घर्षण के पश्चात जो उत्पन्न जो ऊर्जा होता था उस ऊर्जा का ही नाम इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दिया। तो कब बताया था इन्होंने? 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में इन्होंने बताया कि जब दो वस्तु को घर्षित किया जाता है तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसी ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे 1750 ईस्वी में आए थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कब आए? तो 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। इससे जानने से पहले मैं आप लोगों को इसकी चार्ज यानी आवेश की परिभाषा बता देता हूँ, जो कि लिखा हुआ है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। आप देख सकते हैं परिभाषा लिखा हुआ है,
जब दो वस्तु को एक दूसरे पर रगड़ा जाता है यानी रब्ड किया जाता है तो वस्तु पर घर्षण विद्युत उत्पन्न हो जाता है। जब दो वस्तु को एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो उस वस्तु में क्या होता है, घर्षण विद्युत, यानी कि किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के उत्पन्न घर्षण विद्युत को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब आपने आवेश का परिभाषा देख लिया, आप इसको देख सकते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे की कहानी बताते हैं। उसके बाद 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इन्होंने दो प्रकार में बताया। पहले का नाम दिया धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरे का नाम दिया ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। इंग्लिश में धनात्मक आवेश को पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। किन्होंने बांटा दो भागों में। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1750 ईस्वी में बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, जिसको इंग्लिश में धनात्मक आवेश को पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इसके बाद इन्होंने ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब दो समान आवेश होता है तो उसके बीच विकर्षण बल होता है। क्या होता है? विकर्षण। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का अगर रब्ड किया जाए, रगड़ा जाए, तो इसमें विकर्षण बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल? विकर्षण बल उत्पन्न होता है। बाद में फिर इन्होंने बताया जब अलग अलग यानी कि असमान आवेश के बीच जब घर्षण करते हैं तो उसके बीच आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जैसे प्लस और माइनस को लगाते हैं, रगड़ते हैं, घर्षण किया जाता है, तो इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु को में आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि जब हम दो वस्तु यानी कि दो समान आवेश को रगड़ते हैं तो उसमें विकर्षण बल उत्पन्न होता है, और जब असमान आवेश को रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षित यानी कि आकर्षण बल उत्पन्न होता है। इसके बाद आपको ये कहानी था आवेश का। अब मैं बताता हूँ आपको आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, और ये कौन सा राशि है, सदिश है या अदिश। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। हम लिख देते हैं आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। इसी चीज़ को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। यानी कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। इनका सीजीएस मात्रक भी होता है। सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम्ब। सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम्ब। तो लिखते हैं आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम्ब होता है। आप इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख सकते हैं स्टेट कूलम्ब इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। यानी कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम्ब। आप इसको याद रखेंगे और एसआई मात्रक भी याद रखेंगे, कूलम्ब। अब मैं आपको बताता हूँ कि और एक चीज़, स्टेट कूलम्ब
यानी CGS मात्रक स्टेट कूलम होता है। और इसका एक और होता है स्टेट कूलम ESU, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई। ये भी CGS मात्रक होता है किसका? आवेश का। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक कूलम यानी 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है, 1 स्टेट कूलम इक्वल टू कितना होता है। आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ। तो आप इसको स्टार पॉइंट में नोट कर सकते हैं। 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। क्या होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। 1 कूलम इक्वल टू है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। अब 1 स्टेट कूलम इक्वल टू क्या होता है? इससे पहले आप यहाँ पे 1 स्टेट कूलम के जगह पे ESU भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। तो इसको हम और करके लिख देते हैं, आप लिख सकते हैं 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, ये भी लिख सकते हैं। आप ध्यान में रखेंगे, कभी उल्टा उल्टा करता है स्टेट कूलम नहीं देके ESU दे सकता है आपको एग्जाम में, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब 1 स्टेट कूलम, ये देखिए इधर दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। 1 स्टेट कूलम इक्वल टू क्या होता है? 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। इसी चीज़ को आप दूसरा 1 ESU में भी लिख सकते हैं। 1 ESU बराबर भी इतना ही होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम, और 1 कूलम इक्वल टू इसी को लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁹ ESU में। ठीक है। अब 1 स्टेट कूलम इक्वल टू आप देख सकते हैं 1/3 × 10⁻⁹ कूलम, या इस चीज़ को 1 ESU में लिख सकते हैं 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, इतना तक कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं इतना तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आगे बताते हैं आपको दूसरा चीज़। एक होता है 1 EMU, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 EMU इक्वल टू होता है 10 कूलम। कितना कूलम? 10 कूलम, 10 कूलम। याद रखेंगे आप। 1 EMU और 1 ESU दोनों में अंतर है। आप देख सकते हैं 1 ESU बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलम, और 1 EMU बराबर होता है 10 कूलम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं, ये तो आवेश का SI मात्रक कूलम था और CGS मात्रक स्टेट कूलम था। दूसरा देखते हैं आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है। इसको रफ करते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। आवेश का बड़ा मात्रक, आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है। इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख सकते हैं, फैराडे इज द लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। यानी आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। ये भी याद रखेंगे, आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। चलिए, 1 फैराडे इक्वल टू होता है 1 फैराडे इक्वल टू
96,500 कूलम, यानी कि 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। आप याद रखेंगे, ये भी चीज़ पूछा जाता है बार बार। 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है? 96,500 कूलम। इतना तक उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बताते हैं, आवेश सदिश है या अदिश। आप जानते हैं सदिश और अदिश। सदिश हम उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, और अदिश उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण और दिशा निश्चित नहीं हो, उसे कहते हैं। लेकिन हमारे आवेश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित होती है, तो इसलिए ये आवेश हमारा क्या है? एक सदिश राशि है। चार्ज इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैं लिख देता हूँ, इसको रफ करते हैं, आप नोट कर लीजिए। आवेश एक सदिश राशि है। इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख सकते हैं, चार्ज इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आवेश क्या है? एक सदिश राशि है। आप ये भी याद रखेंगे, आवेश सदिश राशि है। अब इसका मैं आपको डायमेंशन बताता हूँ, यानी कि बीमा। डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज बताते हैं। चार्ज को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। आपको मैंने आवेश को क्यों से निरूपित करते हैं नहीं बताया था। आवेश को किस से डिनोट करते हैं? क्यों से। तो इधर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आपने 10th क्लास पढ़ा होगा, या आपके अगले यूनिट में मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को आई या ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज़ से? आई या ए से। आई, या इसको ए भी लिख सकते हैं, इनटू टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यों, यानी कि आवेश इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या होगा? आई टी और ए टी भी हो सकता है, यानी कि चार्ज का बीमा क्या होता है? आई टी या ए टी। आपको ये भी ध्यान रखना है, चार्ज की बीमा क्या होते हैं? आई टी या ए टी। कहीं कि आपको आई टी, कहीं कहीं आपको ए टी लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आपको घबराना नहीं है। दोनों होता है आवेश की बीमा, आई टी और ए टी। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, आप नोट कर लेंगे। इसकी बीमा डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज की बीमा आई टी या ए टी होता है। रफ करता हूँ, अब आगे की बताता हूँ। आगे अभी मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। क्या लिखा? इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज का आप मात्रक क्या होता है? कूलम। और इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, और टाइम का होता है सेकेंड। तो 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है, 1 कूलम बराबर कितना होता है? 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। एक आगे की बताता हूँ, आप इसको याद रखेंगे। 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड होता है। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, उम्मीद करते हैं आपको। आगे बताते हैं, आपको रफ करते हैं।
एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मूल आवेश के बारे में, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज के नाम से जानते हैं। अब मूल आवेश क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आवेश के न्यूनतम संभव मान को ही मूल आवेश कहा जाता है। आवेश का जो भी जितना न्यूनतम सबसे मान होगा उसी को क्या कहेंगे, मूल आवेश। मैं लिख देता हूँ आपको, आवेश के न्यूनतम संभव मान को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश किसे कहते हैं आप ध्यान रखेंगे, आवेश के न्यूनतम संभव मान को ही क्या कहते हैं, मूल आवेश। ठीक है, ध्यान में रखें। मूल आवेश को यानी कि मूल आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। क्या चीज़ से, स्मॉल निरूपित किया जाता है। मूल आवेश को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ई से, स्मॉल ई से, स्मॉल ई से। मूल आवेश को ई से निरूपित करते हैं। ई का मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश के परिमाण के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश का परिमाण क्या होता है, जैसे हम लिख सकते हैं 1e यानी कि 1 मूल आवेश के कहते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी कि मूल आवेश अन इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बराबर भी इतना होता है। तो आप याद रखेंगे इसको, 1e बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। और एक लास्ट चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा, आवेश का द्रव्यमान जो होता है, जितना भी भार हो, आवेश का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। ये भी चीज़ याद रखेंगे, आवेश का द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। मैं लिख देता हूँ इसको भी, आवेश का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। आवेश का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके। आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये आपका था पार्ट 2, ये आपका पार्ट 2 वीडियो था। मैं अगली पार्ट 3 वीडियो में इससे आगे के क्लास बताऊंगा, क्या पढ़ना है आगे के बारे में। आप यहाँ तक नोट करेंगे और पूरी तरह से इसको पढ़ लेंगे हम लोग अच्छी तरह से। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा और फिर से कोशिश करूँगा फिर से समझाने की। अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर करें, दूसरे को मदद मिल सकता है। आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।